आज व्यू 360 में अमेरिका और भारत के दरमियान दिल्ली में 2+2 डायलॉग। पाकिस्तान के कड़े नाक़िद ज़ल्म खलीलज़ाद अफगान अमन अमल के लिए क्या कर पाएंगे, और पाकिस्तानी हिंदुओं की जबरी तब्दीली मजहब के मसले पर खुसूसी रिपोर्ट। बहुत कुछ घर जड़ा है ना बहुत उजाड़ देता सी। इन रिपोर्ट्स के अलावा भी आज के शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सी अहम और दिलचस्प मालूमात। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सारा जमान। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ और उनके साथ ही अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस ने आज भारत में अपने हम मनसबों के साथ पहला US इंडिया 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग मुकम्मल किया। इस मौके पर दहशत गर्दी के तनाजुर में पाकिस्तान का जिक्र भी आया। भारत का सदर डोनाल्ड ट्रंप की जनूबी एशिया और एशिया बहरुल काहिल के खत्ते से मुताल्लिक हिकमत अमली में बहुत अहम किरदार है, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ अहम मामलात पर इख्तिलाफ राय भी है, जिसमें ईरान के साथ तेल की तिजारत और रूस के साथ दिफाई साजो सामान की खरीदो फरोख्त शामिल है। तो आज होने वाले डायलॉग में क्या पेशरफ सामने आई, क्या डिस्कस किया गया, इस बारे में हम बात करेंगे नई दिल्ली में मौजूद वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा बिल गैलो से। बिल, थैंक you very much for joining View 360. First, let us set the stage for this. What were the goals that the U.S. administration was trying to achieve? Well, the goals were pretty simple, actually, for the U.S. side. They wanted a deeper defense relationship with India. And this is a relationship that has actually blossomed a lot. Over the last decade, it's gone from $0 in U.S. weapon sales to India to now that's $15 billion. So that was a very simple goal, but it has complications because India historically has a non-aligned or neutral position in world affairs. And sometimes they sort of bristle. They're not okay with what they consider U.S. restraints on their foreign policy decisions. However, it seems like it was a success today in that both sides did appear to strengthen their defense ties. All right. So, बिल गैलो ने हमें बताया उनके पीछे आप देख सकते हैं बहुत बारिश हो रही है और इसी वजह से बहुत ज़्यादा शोर भी है, लेकिन अमेरिका की कोशिश ये थी कि एक तो भारत के साथ ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। ये ताल्लुकात पिछले कुछ सालों में बहुत आगे बढ़े हैं, उन्हें बहुत फ़रोग़ मिला है, लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका को ये एतराज़ भी रहा है कि भारत रूस और अमेरिका के दरमियान न्यूट्रल रहा है और अमेरिका चाहता है कि भारत के उसके साथ मज़ीद गहरे रवाबित कायम हो, ख़ासतौर पर डिफेंस के शोबे में, जिस हवाले से आज पेशरफ्त हुई भी है। So Bill, if you can tell us a little bit about what came out in this agreement that was signed today regarding security and communications. Right, it's kind of a wordy agreement. It has one of those Washington, D.C. type acronyms, COMCASA, but despite being sort of hard to pronounce, it's very significant. What this will do most notably is allow India to acquire more sophisticated U.S. weaponry, most notably perhaps the Armed Guardian drone. The U.S. offered Armed Guardian drones to India earlier this year, but they could not actually move forward with that sale until they had this agreement. Now, presumably, they will do so, and India will be the first non-NATO country to actually buy armed U.S. drones. Alright, so एक तो बात ये सामने आई कि अब भारत वो पहला नॉन नेटो मुल्क होगा जो कि आर्म्ड ड्रोन्स इस्तेमाल कर सकेगा। जो गार्डियन ड्रोन है उसके हवाले से पेशरफ्त हुई, अमेरिका वो ड्रोन भारत को फराहम करेगा, और वेपन्स और सिक्योरिटी के जो मामलात थे उनके बारे में आज अहम पेशरफ्त हुई। बिल गैलो हमारे साथ थे नई दिल्ली से, जहाँ पे आज 2+2 डायलॉग मुकम्मल हुआ। बिल, वी अप्रीशिएट योर रिपोर्टिंग। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ तक भारत के अमेरिका से ताल्लुकात की बात है तो हम ये जानते हैं कि जब दिफा की बात आती है तो भारत रूस और अमेरिका दोनों की जानिब ही देख रहा है। पिछले तकरीबन 10 सालों में भारत और अमेरिका के दरमियान दिफाई तिजारत बहुत बड़ी है। 10 साल पहले इसका हजम $1 अरब था, अब $15 अरब से भी ज़्यादा आगे हो चुका है। लेकिन रूस अब भी भारत को हथियार फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। भारत 68% गैर मुल्की हथियार रूस से ही खरीद रहा है। लेकिन और साथ ही दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि अपनी एक और इंतहाई अहम ज़रूरत के लिए, जो कि तेल है, भारत ईरान के साथ बड़े पैमाने पर तिजारत कर रहा है। गुज़िश्ता माली साल के पहले 10 माह के दौरान ही ईरान ने भारत को 18 मिलियन टन खाम तेल फ़रोख्त किया था। तो रूस और ईरान दो ऐसे मुल्क हैं जिनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बहुत तलखियाँ पाई जाती हैं, और इसलिए अमेरिका का एक बड़ा गोल ये है, वो भारत पर दबाव भी डाल रहा है कि वो इन मुल्कों के साथ अपनी तिजारत का पैटर्न बदले। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से ही हमारी दूसरी नुमाइंदा रितुल जोशी, और उनसे रितुल हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि अमेरिका के जो मुतालबात हैं भारत का, उनके बारे में क्या रिस्पॉन्स सामने आया इस 2+2 डायलॉग के दौरान? देखिए सारा, अगर आप इस डायलॉग को देखेंगे और उसके बाद जो प्रेस स्टेटमेंट आया उसे देखेंगे, तो जितनी भी जो तल्खी वाले मामले हैं, चाहे आप
रशिया को ले लें या फिर ईरान को ले लें, उसके बारे में कोई बात कहीं भी स्टेटमेंट में कही ही नहीं गई। लेकिन ये बात सच है कि रशिया को लेकर और ईरान को लेकर अमेरिका के बहुत सारे कंसर्न्स हैं। जैसे आप अभी बता रही थी कि एक तो डिफेंस का सबसे बड़ा जो प्रोक्योरमेंट भारत का होता है वेपन्स का, वो रशिया से होता है, और तेल का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ईरान भारत के लिए। तो ऐसे में अमेरिका जहां ये कह रहा है कि भारत को नवंबर तक 0 एक्सपोर्ट कर देने चाहिए ईरान से, ये चीज तो मुमकिन होती नजर नहीं आती है। और भारत ने ये चीज साफ भी कर दी है कि शायद नवंबर तक ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं होगा। और दूसरी तरफ अगर रशिया के साथ आर्म्स की उसकी डील, जैसे जो S-400 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, उसकी खरीद में वो आगे बढ़ता है, वो लगभग डील डन है। तो कहीं एक किसी लेवल पे सेकेंडरी सैंक्शंस भी लग सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद दोनों मुल्कों को अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा था कि कोऑपरेशन आगे बढ़ाने के लिए और इंडो पैसिफिक रीजन में स्पेशली बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए वो काफी कमिटेड है। और जिस तरह बिल गैलो ने भी हमें बताया कि वेपन से मुताल्लिक अहम बातचीत हुई जो भारत के लिए भी और अमेरिका दोनों के लिए ही बहुत अहमियत रखती है। इस गुफ्तगू में जो ये डायलॉग हुआ, इसमें पाकिस्तान का जिक्र भी आया, खास तौर पे दहशतगर्दी के तनाजुर में, उसके बारे में मजीद बताइए। बिल्कुल सारा, और ये जिक्र सबसे पहले भारत की तरफ से छेड़ा गया जब सुषमा स्वराज, जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू की। तो उन्होंने एक तरफ जहां पूरे रीजन में कोऑपरेशन की बात की और बढ़ती नजदीकियों की बात की भारत और अमेरिका के बीच, उन्होंने फौरन दहशतगर्दी के ताल्लुक में पाकिस्तान का नाम लिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और बॉर्डर पे जो टेररिज्म पाकिस्तान जिसको बढ़ावा देता है, उसे रोकने के लिए अब कुछ करने की जरूरत आ गई है। और साथ ही साथ मुंबई जो टेरर अटैक हुआ था, उसका जिक्र उन्होंने खासतौर पर करते हुए कहा कि अब वो वक्त आ गया है कि जब जो उसके गुनहगार थे उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाए। और इसी बात को एक तरह से सेकंड किया जेम्स मैटिस ने, जिन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों ही दहशतगर्दी के शिकार हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि देखिए पाकिस्तान कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से ऋतुल जोशी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन ऋतुल ने कुछ भारतीय तज्ज़ियाकारों से भी यही जानने की कोशिश की कि जो मुलाकात पाकिस्तान में अमेरिका के आला ओहदेदारों ने की, उससे भारत को क्या पैगाम मिला। आइए जानते हैं उनकी राय। यहाँ असल सवाल ये है कि क्या इस बढ़ते हुए दबाव का असर पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस इकदामात की शक्ल में सामने आएगा, या पाकिस्तान अब भी अमेरिका से फायदा उठाने के लिए ज़बानी जमा खर्च से काम लेगा। 2+2 का एक और असर जो कि भारत के मफादात के खिलाफ जा सकता है, वो ये हो सकता है कि पाकिस्तान चीन के मजीद नजदीक चला जाए। लेकिन मेरे नजदीक डायलॉग से पहले इन खदशात पर गौर हो चुका होगा। अमेरिका ये चाह रहा है कि एड भी लिंक्ड हो, क्लियरली लिंक्ड हो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान के टेररिज्म अप्रोच से। वो मुझे लगता है एक भारत के लिए अच्छा मैसेज है। और दूसरा मैसेज मेरे ख्याल से जो पोम्पेयो की विजिट और ये एड कैंसिलेशन ने दिया है, वो ये दिया है कि नई सरकार आने के बावजूद हम ये एड कैंसिल कर रहे हैं और हम ये पाकिस्तान को ये बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे रहे हैं अब की बार कि नई सरकार आएगी इसलिए पाकिस्तान हम एड दे दें और पाकिस्तान की पॉलिसी को क्या होती है ये देखें। तो कहीं पर मुझे लगता है ये भारत के लिए अच्छा मैसेज है कि जो एक कंटिन्यूटी बनी हुई है पॉलिसी में। पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि वो अपनी सरहदों में मौजूद तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशंस कर रहा है। अमेरिकी अहदेदारों के दौरे भारत और पाकिस्तान के बारे में वाशिंगटन, इस्लामाबाद और दिल्ली में माहिरीन क्या कह रहे हैं, उनके तज्ज़िये आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आपके लिए दुनिया भर से ताज़ा खबरें, मालूमाती मज़ामीन और दिलचस्प वीडियोज़ भी मौजूद हैं। अमेरिका ने अफ़गान अमन अमल के लिए बतौर माविन ख़ुसूसी साबिक़ सफ़ीर ज़ल्मे खलीलज़ाद को मुक़र्रर किया है। वो पाकिस्तान के एक कड़े नाक़िद के तौर पर तो जाने जाते हैं। 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान पर अमरीकी हमले की मनसूबाबंदी में भी उनका अहम किरदार था और इसीलिए तालिबान क़यादत भी उनकी जानिब सख्त मौक़िफ़ रखती है। आइए देखते हैं कि वाशिंगटन में खलीलज़ाद की तकर्रुरी को कैसे देखा जा रहा है। अभी जनरल निकलसन जो वहाँ पर करीब 2.5 साल से ज़्यादा रहे काबुल में, और वहाँ पे जो जितने फॉरेन फोर्सेस हैं उन सब के कमांडिंग ऑफिसर थे, वो पिछले 20 महीने में, जब से ट्रंप सरकार बनी है, वो पिछले 20 महीने में प्रेसिडेंट ट्रंप को एक बार भी नहीं मिल पाए। अब इससे अगर मान लीजिए एम्बेसडर खलीलज़ाद जिनकी ये अपॉइंटमेंट हुई है, अगर वो भी ऐसा ही रहता है, तो अगर व्हाइट हाउस से उनके एक्सेस नहीं होगा
تو پھر وہ اپنا کام اس میں کامیابی کیسے حاصل کریں گے؟ زلمے خلیل زاد کو بطور معاون خصوصی بھیجے جانے کے افغانستان سمیت خطے اور خطے سے باہر ملے جلے اثرات ہوں گے، لیکن امریکہ کی ایک اسٹریٹجی ہے اور یہ فیصلہ ان نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا ہے جو امریکہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس فیصلے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امریکی انتظامیہ ایک سنجیدہ مسئلے سے نبردآزما ہے جس کے بارے میں ایک سنجیدہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب تک ہم نے امریکہ کے جنوبی ایشیا سے متعلق پالیسی کے کچھ مختلف پہلوؤں پر بات کی، اب کچھ نظر ڈالتے ہیں واشنگٹن کے سیاسی ماحول پر۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات ایک ٹویٹ کے ذریعے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر ٹرمپ انتظامیہ کے اس بے نام عہدیدار کی شناخت کرے جس کا تنقید سے بھرپور مضمون اس نے کل چھاپا۔ اس مضمون میں کیا تھا اور صدر ٹرمپ کے برہم ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کے لیے ہم بات کریں گے وردہ خلیل سے۔ جی وردہ، کیا تفصیلات ہیں؟ جی سارا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ صدر ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز سے مطالبہ کیا ہے کہ اس سینئر عہدیدار کی شناخت فراہم کی جائے جس نے یہ مضمون لکھا ہے، کیونکہ اس مضمون میں جہاں بہت سے دعوے کیے گئے ہیں وہاں ایک یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس کا سٹاف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غلط فیصلے روکنے کے لیے اکثر خاموشی سے کارروائی کرتا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک کے کئی علاقوں میں امن و امان کے لیے ذمہ دار پولیس افسران کے ساتھ ایک تقریب میں موجود امریکی صدر نے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں اپنے بارے میں ایک تنقیدی مضمون اور اس کی سورس کی صداقت کے بارے میں سوال اٹھائے۔ دیکھیے، ہمیں اس صورتحال سے نمٹنا پڑتا ہے اور آپ بددیانت میڈیا کو تو جانتے ہی ہیں، میرے خیال سے آپ کو بھی ان سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ ایک شرمناک صورتحال ہے، کسی نے بھی چیزیں منظور کرانے اور کام مکمل کرنے میں اتنا کام نہیں کیا جتنا اس انتظامیہ نے۔ نیو یارک ٹائمز میں ایک بے نام مصنف کی جانب سے چھاپے گئے اس مضمون میں لکھنے والے نے صدر ٹرمپ کو بے اخلاق اور عموماً تجارت اور جمہوریت مخالف رویہ رکھنے والا کہا ہے۔ یہ غیر معمولی ہے۔ ہم میں سے وہ لوگ جو اس وقت صدر کے پاس تھے جب وہ غصے میں تھے، ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آپ اس کمرے میں نہیں رہنا چاہتے جہاں وہ موجود ہوں، اور وہ نہیں سننا چاہتے جو وہ کہتے ہیں، اور خدا معاف کرے کہ آپ اس وقت ان کے ساتھ کمرے میں موجود ہوں جب وہ ملک کو نقصان پہنچانے والے فیصلے کرتے ہیں۔ میں نے اسے پڑھا ہے، میں نہیں جانتا اسے کس نے لکھا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل صدر ٹرمپ کی صدارت کی مکمل طور پر مذمت نہیں کرتا، جس سے ان چہمگوئیوں میں اضافہ ہوا ہے کہ مصنف ایسا شخص ہے جو عام طور پر ریپبلکن پارٹی کے ایجنڈے کا حمایتی ہے۔ صدر اس کی شناخت جاننا چاہتے ہیں تاکہ اس کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ یہ آرٹیکل آئندہ منگل کے روز جاری ہونے والی رپورٹر باب وڈورڈ کی کتاب فیئر میں بیان کی گئی تفصیلات کو تقویت دیتا ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کا سٹاف ان کے ڈیسک سے اہم دستاویزات چوری کرتا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے بدھ کے روز اس کتاب کو بار بار فکشن قرار دیا ہے۔ اور واشنگٹن میں یہاں یہ خبر بھی سامنے آئی کہ ہو سکتا ہے یہ مضمون جو گزشتہ روز نیو یارک ٹائمز میں شائع ہوا امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے لکھا تھا، لیکن انہوں نے اس بات کی تردید کر دی ہے۔ اور دوسری جانب صحافی باب وڈورڈ کی کتاب فیئر جو اگلے ہفتے سامنے آ رہی ہے، اس میں بھی جن ہائی لیول ایڈمنسٹریشن آفیشلز کا ذکر کیا گیا ہے جن کے نام سے ان تنقید سے بھرپور جو بیانات منسوب کیے گئے ہیں، انہوں نے بھی ایسے بیانات کی تردید کر دی ہے جن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چیف آف سٹاف جنرل کیلی شامل ہیں اور اس کے علاوہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی شامل ہیں۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان میں ایک ایسے مسئلے کی جس سے بیرون ملک بھی ملک کے بارے میں منفی تاثر پیدا ہو رہا ہے، اور وہ ہے پاکستانی ہندوؤں کی جبری تبدیلی مذہب۔ ایسے واقعات کے کوئی ٹھوس اعداد و شمار تو موجود نہیں، لیکن ان میں نشانہ عموماً لڑکیاں ہی بنتی ہیں۔ ایسی ہی ایک لڑکی کی کہانی دیکھتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ جنوبی پنجاب کے ایک غیر معروف قصبے روپا رام سے 4 بچوں کی ماں بادو مائی کا اغوا۔ 13 مئی 2014 کو ایڈیشنل سیشن جج بہاولپور کی عدالت میں ہونے والا فیصلہ اغوا کاروں کے حق میں آنا پاکستان کے دیہی علاقوں میں رہنے والی ہندو برادری کے لیے نہ پہلا دکھ ہے نہ آخری۔ پاکستان میں گزشتہ 3 سال اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ہونے والی قانون سازی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 24 نومبر 2016 سندھ اسمبلی نے اقلیتوں کے تحفظ کا قانون پاس کیا۔ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ہونے والی قانون سازی سے بہت سی توقعات وابستہ تھی کہ اب ہندو خواتین کے استحصال کا سلسلہ رک جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ جب ہم نے کورٹ میں کیس پیش کیا تو انہوں نے آگے کہا جی اس نے اسلام قبول کر لیا، لہٰذا اس کی شادی جو ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو چکی ہے، اور وہ دوسرا مرد جو ہے اب وہ اس کا شوہر ہے۔ نو میرے لین چل گئے مسلمان، بہت پریشان ہوئے اسی تقریباً کی تک کنے کے پیسے لا دیتے ہیں، ہوں انہیں کہ نا
ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में मजहबी हवाले से मुसलमानों के बाद सबसे बड़ी तादाद हिंदुओं की है। हिंदू आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। हिंदू कम्युनिटी के नुमाइंदों का कहना है कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी अक़लियत के लिए खानदानी निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कानून साजी में 40 साल लग गए, लेकिन अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। रॉस मिठानी पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज बिल जो पास हुआ था सिंध असेंबली से, अजमल राम ने आके पुलिस को रिपोर्ट की कि उसकी बीवी को अगवा कर लिया गया है, तो पुलिस का ये फर्ज बनता था भादोमाई को किसी अदालत में पेश किया जाना चाहिए था और उसके बाद जाके उसका जब मौक़िफ़ सामने आ जाता तो फिर ये तय करना पड़ता कि क्या भादोमाई ने ये जो मजहब तब्दील किया है उसमें उसकी अपनी आज़ाद मर्जी शामिल है या उसको किसी ने ऐसा करने पर मजबूर किया। नॉर्मली होता ये इन्हीं केसेस में है कि जो यहाँ के बासर जिम्मेदार हैं जागीरदार हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं ये हिंदू ख़वातीन को अगवा कर लेते हैं और उनको मजबूर करके उनको मजहब तब्दील करवाते हैं। पाकिस्तान में अक़लियती मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मतलब है मुल्क के झंडे में अक़लियतों की नुमाइंदगी करते सफ़ेद रंग का एहतराम करना। लेकिन हिंदू कम्युनिटी के नुमाइंदों का कहना है कि जब तक इंतजामिया पाकिस्तान की सबसे बड़ी अक़लियती आबादी को कानून साजी में मदद और इस पर अमल दरामद यकीनी बनाने की ज़मानत नहीं देती, पाकिस्तान में अपने से मुख्तलिफ सोच और मजहबी अक़ीदा रखने वालों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना आसान नहीं होगा। आज के अमेरिका में जब मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखने वालों के खिलाफ बदएतमादी और तक़सीम में इजाफा हो रहा है, नौजवानों को बर्दाश्त की तालीम दे रहा है एक ऐसा प्रोग्राम जिसका नाम है नो प्लेस फॉर हेट, यानी नफरत के लिए कोई जगह नहीं। ये प्रोग्राम सैकड़ों स्कूलों में चलाया जा रहा है। इसे करीब से देखते हैं इस रिपोर्ट में। कॉलेज गार्डन एक ऐसा एलिमेंट्री स्कूल है जहां बच्चे कम उम्री में ही नस्ली तौर पर मुतनव्वो माहौल में वक्त गुजारते हैं। यहाँ बच्चों का ताल्लुक 40 से ज्यादा मुल्कों से आए खानदानों से है। College Gardens is an amazing school. कॉलेज गार्डन एक हैरत अंगेज स्कूल है। यहाँ बहुत से जबरदस्त बच्चे हैं, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं। कुछ सीखते रहने और बेहतर बनने के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे को कबूल करें, जिसकी हम यहाँ मुसलसल कोशिश करते हैं। And strive towards. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea. नो प्लेस फॉर हेट की मुख्तलिफ कमेटियाँ हैं जिनकी स्टूडेंट्स क़यादत करते हैं। असातिज़ा और वालिदैन की रहनुमाई में ये कमेटियाँ शाइस्तगी के फ़रोग़ के लिए काम करती हैं। मसलन एक दूसरे की तारीफ़ करना, किसी के लिए दरवाज़ा खोलना या ये यकीनी बनाना कि कोई भी लंच ब्रेक में अकेला ना हो। मैं दुनिया भर में उन बच्चों की मदद करना चाहता हूँ जिन्हें स्कूलों में तंग किया जाता है। किसी को भी बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। इस कोशिश का आगाज अमरीकी तंजीम एंटी डिफेमेशन लीग ने 1999 में रियासत कोलोराडो के कोलम्बाइन हाई स्कूल में शूटिंग के वाक़ये के बाद किया। आज नो प्लेस फॉर हेट अमेरिका के 1700 से ज्यादा स्कूलों में चलाया जा रहा है। Here in the Washington DC area, यहाँ वाशिंगटन डीसी के इर्द गिर्द हमने 2016 के अवाइल में ये प्रोग्राम शुरू किया, जब स्कूलों में भी बच्चों को मुनक़सिम करने वाली सोच बढ़ने लगी और मुल्क में जारी सियासी सरगर्मियों के दौरान सामने आने वाले सख्त बयानात का असर हमारे स्कूलों में भी नजर आने लगा। throughout our country seeping into the halls of our schools. कुछ स्टूडेंट्स नौजवान सरगर्म कारकुन जैसा कि हाना मंगित से मुतासिर हुए हैं। 12 साल की उम्र में उन्होंने सिख किड टू किड नामी तंजीम का आगाज उस वक्त किया जब रियासत विस्कॉन्सिन की एक सिख इबादतगाह में एक सफेद फार्म अमरीकी ने 6 सिखों को हलाक कर दिया। ये सानेहा 2012 में पेश आया। हम अपने माहौल से सीखते हैं, चाहे हमें कुछ खुलकर कहा गया हो या नहीं। मेरे ख्याल में हमें इस वक्त ये इतना ज्यादा नहीं सिखाया जा रहा कि नफरत करना दुरुस्त नहीं है। इस प्रोग्राम को अकेलेपन और परेशानी दूर करने के एक जरिए के तौर पर भी देखा जा रहा है जो ज़हनी मसाइल का सबब बनते हैं और बाज़ औक़ात स्कूलों में शूटिंग जैसे वाक़यात में भी इनका किरदार होता है। लिहाजा बच्चे अपने ऐसे दोस्त की हिफाजत किस तरह से कर सकते हैं जिसे तंग किया जा रहा हो। मैं उन्हें कहूँगा कि प्लीज रुक जाएं। अगरचे हम मुख्तलिफ नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सब एक जैसे हैं। यही वो पैगाम है जो नो प्लेस फॉर हेट हर बच्चे तक पहुंचाना चाहता है। हेलिना जॉर्जविच की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। कि तकरीबन 33% लोग जो हैं
وہ موٹاپے کا شکار ہیں جن کو کوئی ڈیزیز نہیں ہے لیکن ان کو موٹاپا ہے. اندر 40%, 40% لوگ ایسے تھے جن کو پری ڈائبٹیز ہے لیکن وہ بھی موٹاپے کا شکار ہیں, اور جن کو شوگر تھی وہ تقریباً 40% کے قریب تھے جن کو موٹاپا تھا ان کو شوگر ہے. ڈاکٹر ایچ عامر کے مطابق پاکستان میں موٹاپے کی بڑی وجہ لائف سٹائل میں بڑے پیمانے پر آنے والی تبدیلی ہے, اور اس کے نتیجے میں لوگوں میں جسمانی طور پر متحرک رہنے کا رجحان کم ہو گیا ہے. اور سب سے بڑی تبدیلی کی بات کریں تو وہ یہی ہے کہ لوگ اب دن کا زیادہ تر حصہ کمپیوٹرز کے سامنے یا پھر اپنے موبائل فونز کے ساتھ بیٹھے بیٹھے گزار دیتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ facebook.com/VOA اردو کے پیج پر, یا پھر تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے urduvoa.com پر. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.